हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस पार्ट में हम टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो दिमाग में हमारी ये आएगी कि सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या है और क्यों है। ठीक है तो सर देखो, जो जीएसटी होता है वो आपको पे करना होता है। कब पे करना होता है सर? जब आप सप्लाई करते हो। ठीक है, सप्लाई करते हो किसकी सर? या तो गुड्स की या तो सर्विस की या बोथ, दोनों की। ठीक है सर। अब गुड्स सर्विस और बोथ की जब आप सप्लाई करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? जीएसटी पे करना होता है। तो इसीलिए सर हमें जानना है ये सप्लाई है, इसकी हम टाइमिंग क्या निर्धारित करें, क्या इनकी टाइमिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सर एक छोटी सी बात अपने दिमाग में और लाइए इस चैप्टर को पढ़ते हुए कि देखो बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं सप्लाई में। एलिमेंट ऑफ सप्लाई क्या क्या एलिमेंट होते हैं सर? सर देखो, कई बार हमारे पास परचेज ऑर्डर आता है। ठीक है, कि हम आपसे इतना माल खरीदना चाहते हैं, या फिर हमारे पास एग्रीमेंट आता है कि सर हम आपसे 1 साल तक इतना सामान लेना चाहते हैं। फिर उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम गुड्स को डिस्पैच करवा देते हैं। ठीक है, और डिस्पैच करवा दिया हमने, अब वो उस पर्सन को मिलेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डिस्पैच के साथ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस भी हो सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, कई बार हमें सिंगिंग करनी है, डॉक्टर को ऑपरेशन करना है। ठीक है, या वकील को कोई सर्विस देनी है। ठीक है, तो आप बोलो सर डॉक्टर और वकील तो एग्जामिनेशन में आता है, मुझे पता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि उनकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे सर। या फिर एंट्री इन रिकॉर्ड्स, एंट्री इन रिकॉर्ड्स यानी कब आप उनकी बुक एंट्री करोगे, कब बैंक में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चौथा मैं आपसे कहूँ एंट्री ऑफ पेमेंट, एंट्री ऑफ पेमेंट कि उनकी वो पेमेंट कब मिल रही है। तो सर हमारा लॉ हमें यही बताना चाहता है कि फाइनली इतनी सारी चीजें आपके पास हो रही हैं, लेकिन आप सप्लाई कब मानेंगे। ठीक है, व्हेन यू ट्रीटेड सप्लाई एंड व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, कि हम क्या समय माने कि टाइम ऑफ सप्लाई कब हो। तो सर मैं कुछ मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म कर सकता हूँ सर, और मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। आपको सारे प्रोविजंस अभी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन 2 पार्ट बनेंगे सर, एक अभी और एक बाद में। फिलहाल मैं आपको चैप्टर का ओवरऑल पूरा ब्रीफ दे देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार अपनी बुक्स जो हमने बनाई है उससे रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ आप हेडिंग डाल दोगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर देखो, टाइम ऑफ सप्लाई में आपको 2 चीज़ों की सप्लाई को समझना है कि उनकी टाइमिंग क्या होगी। तो वो 2 चीज़ें सर क्या है? एक आपका है सर गुड्स, ठीक है, और एक आपका है सर सर्विस। सर जो गुड्स है उसके लिए सेक्शन है 12, और जो सर्विस है सर उसके लिए सेक्शन 13। वो बताएगा कि इनकी टाइमिंग ऑफ सप्लाई कब और क्या होनी चाहिए। तो सर देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों ही केस में। एक तो नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल चार्ज आप रिवर्स चार्ज समझ गए हो, और एक होता है रिवर्स चार्ज। ठीक है, एक होता है सर्विस में भी नॉर्मल चार्ज। सर चार्ट बना लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, आपके ही सिलेबस की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बस देख रहे होते हैं, सर बना लीजिए नॉर्मल चार्ज, और एक होता है रिवर्स चार्ज। देखिए सर, ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो। सर नॉर्मल चार्ज की क्या प्रोविजन है? नॉर्मल चार्ज मतलब जैसे जो सप्लायर है वो रेसिपिएंट को दे रहा है, तो जब सप्लायर ही जीएसटी पे करते हैं तो हमसे कहते हैं नॉर्मल चार्ज। और क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज क्या होता है? जब रेसिपिएंट पे करता है। मैंने आपका रिवर्स चार्ज का टॉपिक बना रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, वीडियो बीच में से ना देखें, सीरीज में ही फॉलो करें। ओके, तो नॉर्मल चार्ज में सर सेक्शन आता है 12 सब सेक्शन 2, जो हमसे कहता है सर इनवॉइस, ठीक है, या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। और एक और होता था सर इसमें पेमेंट, पेमेंट आपको कब मिली। तो सर ये जो पेमेंट वाला है ना, इसमें अमेंडमेंट आ गई है। नोटिफिकेशन नंबर आपका 66/2017 ये नोटिफिकेशन आई है, जिसके थ्रू अभी इसको रद्द कर दिया गया, मतलब अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम में हमें इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस ही चेक करना है। ठीक है, और इन दोनों में कौन होगा सर? विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, ओके। सर ये लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आपने लिख दिया, लेकिन ये लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब क्या होता है ये भी बता दो सर। तो सर ये जो लास्ट डे वाला टॉपिक है ये मैं भी आपको बुक से पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये चार्ट जो है आप बना के रख लीजिए ताकि आपको हेल्प मिले आगे पढ़ने में। तो सर ये हमने नॉर्मल चार्ज का पढ़ा, अगर यही केस रिवर्स चार्ज का हो तब सर क्या होगा? तो सर
अगर ये रिवर्स चार्ज का है तो सर पहली बात तो याद रखना, ये जो नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 है ये रिवर्स चार्ज पे नहीं लगती है, ये सिर्फ नॉर्मल चार्ज के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज में देखिए मैं आपके लिए एक चार्ट है, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। सर देखो, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, जो भी आपको गुड्स मिल रहा है वो कब मिला। दूसरा, आपने पेमेंट कब की, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, और 31st डे ऑफ इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट ऑफ सप्लायर। ठीक है, ओके। तो इन तीनों में जो अर्लियर होगा उसे हम रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया गुड्स के लिए। ठीक है, ये दो चीजें हमें सीखनी है मेनली, बाकी कुछ कॉमन चीजें हैं वो दोनों में एक साथ पढ़ेंगे। और सर, और सर्विस के केस में क्या होता है सर, सर्विस के केस में नॉर्मल चार्ज में सबसे पहले सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 आता है। ठीक है, ये हमसे कहता है 3 बातें, विच एवर इज अर्लियर। तो ये कहता है इनवॉइस विथ इन टाइम, इनवॉइस विथ इन टाइम। ठीक है, इनवॉइस विथ इन टाइम में आप क्या देखोगे, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस कब है और पेमेंट रिसीव्ड कब है, पेमेंट रिसीव्ड कब है। ठीक है, इन दोनों में जो सबसे पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ओके। ये आप देखोगे कि भैया इन दोनों में पहले कौन है। अगर मान लो इनवॉइस विथ इन अ टाइम है, मतलब कि अगर इनवॉइस जो है वो अपने विथ इन अ टाइम अगर इशू हो गया, मतलब जब उसकी इनवॉइस की टाइमिंग थी उसी समय इशू हो गया, तो हम चेक करेंगे डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड। अगर मान लो सर ये इनवॉइस विथ इन टाइम का मतलब कि आपने जो सप्लाई आप दे रहे हो उसके 30 दिन के अंदर नॉर्मल केसेस में, और अगर वही वो बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, फाइनेंशियल, तो उसमें 45 डेज आ जाते हैं। ठीक है, गुड। इसके बाद सर सेकेंड इसमें क्या आता है, अगर इनवॉइस विथ इन टाइम नहीं है, इनवॉइस नॉट विथ इन टाइम, विथ इन टाइम अगर नहीं है तो सर हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम देते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन, और यहां पे आप कह सकते हो डेट ऑफ कंप्लीशन के साथ पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, और इसमें हम विच एवर इज अर्लियर देखते हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा। सर अगर मान लो दोनों में से कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सर हम देखेंगे अगर ए और बी नहीं है, ठीक है, पहली बात याद रखना, ना ये पॉइंट है ना ये पॉइंट रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो हम देखेंगे सर्विस शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट कि वो अपनी सर्विस को बुक कब कर रहा है, सर्विस शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कि वो अपनी सर्विस को शो कब कर रहा है अपने अकाउंट में, तब हम वो देखेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों केस हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहे। इस वजह से सर रिवर्स चार्ज के केस में सर क्या होगा, सर रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, देखो ये कहता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। ठीक है, वो क्या कहता है आपसे कि डेट ऑफ पेमेंट, आप देखिए कि डेट ऑफ पेमेंट कब हुई। ठीक है, प्लस आप यहां देखेंगे 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ नहीं आएगा यहां पे, फ्रॉम कर देना, फ्रॉम इनवॉइस। ठीक है सर, ओके, ये यहां पे आता है। अगर मान लो इसमें भी ये दोनों अगर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इफ नॉट रिकॉग्नाइज, अगर आप ये दोनों भी नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो इस केस में भी क्या आता है कि डेट ऑफ बुक एंट्री। ठीक है, तो हम किस पे फॉलो करते हैं, डेट ऑफ बुक एंट्री पे। सर आपने तो बहुत कम समय में पूरा बता दिया। यस सर, ये मैंने बहुत कम समय में बताया।
ठीक है, ओके सर। ये जो रिवर्स चार्ज का मैंने यहाँ बताया था, रिवर्स चार्ज, ये सर, ये जो रिवर्स चार्ज मैंने यहाँ बताया था, अब इसमें भी सर ये प्रोविजन यहाँ पे लगता है कि मान लो यहाँ पे भी ये प्रोविजन लगता है कि मान लो अगर ये तीनों ही नहीं पता लगा पा रहे आप, तो आप क्या करोगे, डेट ऑफ बुक एंट्री ही चेक करोगे, डेट ऑफ बुक एंट्री। अगर मान लो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बुक एंट्री को ही मान लेते हैं, ठीक है, ओके। तो सर ये आपने पढ़ा पूरा चैप्टर, सर मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश की है सर, आई होप आपने लिखा हो इस चार्ट को, और प्लीज लिख लेना। और सर एक छोटी सी बात कहनी है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए टेलीग्राम पे, मेल पे, कॉल भी आए थे सर ऑफिशियल नंबर पे, जो ऑफिस का नंबर है, और आप सब ने कहा सर कि आप सर अगली वीडियो क्यों नहीं बना रहे। दोस्त बनाऊंगा, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, प्रॉमिस किया था। लेकिन एक बात कहनी है सर, उस क्वेश्चन की जगह आप बस एक थैंक्स लिख देते ना कमेंट में, तो मैं शायद और ज़्यादा मोटिवेट होता। और कुछ लोग हैं सर छोटी छोटी गलतियां पकड़ के कमेंट में डालते रहते हैं, सर आपने ये ऐसे बोला, ये ऐसे बोला, ये ऐसे बोला, ये ऐसे बोला। तो भाई अगर आपको सही समझ में आ रहा है तो आप सही हो ना, मैंने कब मना किया। और दूसरी बात सर, इंडिया की प्रॉब्लम है सर, ये इंडिया की प्रॉब्लम है, कोई भी इंसान अच्छा काम करेगा ना तो कोई उसे सपोर्ट नहीं करता है, और वही कोई गलत इलीगल काम करेगा तो भाई हम तेरे साथ हैं, ठीक है। बाकी छोड़ो, मैं तो ये काम अपने लिए कर रहा हूँ, वैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे आपके ऊपर है, ठीक है। ये चार्ट पूरा ऐसे रेडी हुआ, आप इसे देख लेना। अब मैं आपको बुक से इसकी एक रीडिंग कराऊंगा। इस पार्ट में मैं आपको क्या खत्म करके देने वाला हूँ सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म करवाऊंगा सर, और नेक्स्ट पार्ट में हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। ओके गुड सर। ये सबसे पहले आपके पास आता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब कि उसे कब, डेट ऑफ इनवॉइस मतलब वो बता रहा है कि आपको कब इनवॉइस जो है इशू कर देना चाहिए। जो हम पॉइंट में लिख रहे थे ना कि कब तक हो जाना चाहिए, ये सेक्शन 31 आपको यही सिखाएगा कि कब तक आपका जो इनवॉइस है इशू हो जाना चाहिए। तो जो गुड्स है सर, उस केस में आपको बताया जाता है कि भैया रिमूवल ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स अपने यहाँ से भेज रहे हो, या मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ, मतलब कई बार क्या होता है कि हमें गुड्स पहुंचाना नहीं होता, हमें क्लाइंट के यहाँ पे जाके उस गुड्स को असेंबल करना होता है, ठीक है। उसके जाके घर पे वो चीज़ें असेंबल करनी होती है। जैसे टाइल लगाने वाला है, वो आपके घर पे आके टाइल्स फिट करता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जस्ट, कि भैया कोई भी पर्सन जब आपके घर पे आके सर्विस दे रहा है, जैसे टीवी बनाने वाला वो आपके घर पे आके लगा के जाता है, टाटा स्काई वाला आपके घर पे आके करके जाता है, तो मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ, तो इन दोनों को ही हम कहते हैं कि भैया अब उसका क्या हो जाना चाहिए सर, बिल बन जाना चाहिए, उसका जो इनवॉइस है रेडी हो जाना चाहिए। तो इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा, ठीक है, उसको आप क्या मान लोगे सर, इनवॉइस की लास्ट टाइम मान लोगे, लास्ट डेट मान लोगे कि इस समय तक इनवॉइस जो है वो बन जाना चाहिए। ओके, उसके बाद सर आपको ये सिखाया जाता है कि मान लो आपने अभी ये बातें पढ़ी, ठीक है, अगर आपने ये बातें कर दी हैं, मान लो आपने ये बातें कर दी हैं क्लाइंट प्लेस के लिए, मतलब आपने गुड्स भेज दिया या उसके वहां जाके सर्विस दे दी है, तो आपसे अगला प्रोविजन कहा जाता है कि भैया ज़्यादा टाइम मत लगाना, 30 दिनों के अंदर अपना इनवॉइस बना देना। और अगर कोई आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आपको 45 दिन दिए जाते हैं, ठीक है। दोबारा से बोलूँगा कि अगर आपने ये दोनों काम कर दिए तो आपका जो इनवॉइस है वो 30 दिन के अंदर रेडी हो जाना चाहिए, और अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आपको 45 दिन इस काम के लिए मिलेंगे। तो सर देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सर मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, मैं बस बुक रीड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपका एग्जाम के ओरिएंटेड सारी डिस्कशन में करवा चुका हूँ। कह रहा है सर लायबिलिटी टू पे टैक्स, कि भैया हमें कब अपनी गुड्स पे टैक्स देना है, इसकी लायबिलिटी अराइज होती है, मतलब पता चलती है जब हम टाइम ऑफ सप्लाई को देखते हैं, जो कि हम डिटरमाइन करना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ दी सेक्शन, यानी सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 हमें बस यही सिखा रहा है कि भैया आपको इस सेक्शन को फॉलो करना है अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिकॉग्नाइज करना सीखना है तो। सर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 की बात करते हैं, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें जो सबसे पहले होगा हम उसको लेंगे। पहला ए, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। तो सर ये कह रहे हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, कि भैया आप अपनी मर्जी से कभी भी इशू कर दो, या लास्ट डेट जो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने ये दोनों काम कर दिए हैं, ये दोनों काम अगर आपने कर दिए हैं, ये दोनों काम आपने कर दिए हैं तो भैया आपको 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर देना है। तो अगर वो दोनों काम कर दिया आपने तो आप 30 दिन के अंदर इशू कर दो, या तो आप पहले कर दो, या 13 जो आपका 30 मतलब कि 30वां दिन होगा आपका, वो उस दिन आप अपना जो इनवॉइस है वो इशू कर देना,
ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है इसमें। उसके बाद बी कह रहा है द डेट ऑफ विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, मतलब कि भैया जब उसको रिसीव दी पेमेंट, जब उसको पेमेंट मिल जाएगी तब। तो सर पेमेंट मिल जाएगी तब नहीं समझा सर। पेमेंट अगर पहले मिल गई तो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पेमेंट पहले मिल गई तो, ठीक है, तो पेमेंट पे टैक्स देना पड़ता था सर। मान लो आपको एडवांस पेमेंट मिल गई, मेरा काम खत्म होगा सर मान लो अभी 31 मार्च को, ठीक है, कुछ बच्चों ने टॉप 20 टॉप 50 ज्वाइन किया है और सारे सब्जेक्ट्स वो मेरे साथ ही करते हैं सर डेली प्लानिंग के साथ, तो मेरे को सर्विस देनी है उन्हें 31 मार्च तक। आज सर मान लो 26 जनवरी है, ठीक है, तो मैं अपनी सर्विस कब मानूं? तो सर मैंने पेमेंट तो ले ली उनसे नवंबर में, ठीक है, दिसंबर में, तो मुझे तभी सप्लाई पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब सर्विस कब कंप्लीट हुई, इनवॉइस कब बना, उससे मतलब नहीं है, पेमेंट का मिली उस पर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आई थी। लेकिन 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 सर एक नोटिफिकेशन नंबर आया है 66 2017, बस ये सर यहाँ पे लिख लो कि उसकी वजह से अभी ये अप्लाई नहीं होगा। यानी मेरे एग्जाम के लिए दो ही बातें रिलेवेंट है, यानी ये कि सर पहली बात तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी, प्लस मैं ये देखूंगा कि लास्ट डे ऑफ इनवॉइस क्या है। तो लास्ट डे ऑफ इनवॉइस क्या होता है, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 बनाता है। तो मतलब ये दो बातें कहते हैं कि भैया एक तो आप इशू कर दो या 30 दिन के अंदर इशू कर दो, दोनों में से कोई भी एक काम कर दोगे वही आपकी डेट ऑफ इनवॉइस होगी। ये प्रोविजन फिलहाल आप ना पढ़े, आप इसको कट कर दे अभी, ठीक है, बोल दे आप यहाँ पे लिख दो नोट ना हो। सर आपने क्यों बुक में रखा है? यार कल आरटीपी एमटीपी में अमेंडमेंट आ गई कि हाँ ये लगेगा, तो फिर से मैं दोबारा डाल लूंगा, इसलिए मैंने पहले से ही डाल के रखा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सर ये एक प्रोवाइजो दिया हुआ था 1000 को लेके, ठीक है, तो ये भी अभी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में, टाइम ऑफ इसको टॉस बोलते हैं, टॉस ऑफ गुड्स में ये प्रोविजन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर आपका 66/2017 जो है वो इसे मना करता है अभी लगने के लिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर गुड्स से रिलेटेड आए तो आप ये नोटिफिकेशन नंबर याद रखेंगे सर, भूलेंगे नहीं, इसी की वजह से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। ये वाली चीजें आप याद रखना, टाइम ऑफ सप्लाई, ओके, ये भी अप्लाईकेबल नहीं होगा। सर आइए रिवर्स चार्ज। सर रिवर्स चार्ज में आप याद रख लो कि भैया नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 जो है नॉट अप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज ऑन आरसीएम, ठीक है, रिवर्स चार्ज पे नहीं अप्लाई होता, वो बस ऊपर वाले केस के लिए था। कहता है इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लायबल टू बी पेड, कि भैया आपकी अगर लाइबिलिटी बन रही है टैक्स पे करने की, लायबल टू बी पेड, यानी आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, रिटर्न फॉलो नहीं कर रहे, प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, तो सर हम बस ये देखेंगे आप लायबल हो या नहीं हो। हमारा क्राइटेरिया या तो आप पे कर दो या तो हम ये देखेंगे कि आप लायबल हो या नहीं हो। अगर आप लायबल हो तो सर लायबल हो, आप अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि भैया हम अर्लीस्ट लेंगे। पहला द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, कि भैया हमें गुड्स रिसीव कब हुआ है, पहली बात। दूसरा सर पेमेंट कब मिली है, ठीक है, और पेमेंट चेक करने के लिए सर बुक्स ऑफ अकाउंट है आपके पास, कि आप ये देख लो कि आपने अकाउंट में क्या एंट्री पास की है, ठीक है। अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो तो हम ये देखेंगे कि बैंक ने अपने यहाँ एंट्री कब डाली। दोनों में जो अर्लियर होगा, आपकी एंट्री या बैंक की एंट्री, विच एवर इज जो अर्लियर होगा, ठीक है, जो अर्लियर होगा उसे यहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है सर। तो इसमें परेशान होने वाली बात कोई भी नहीं है, ओके। और सर इसमें फिर आपको बताया गया है कि मान लो द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, 30 डेज मतलब इमीडिएटली फॉलोइंग, मतलब कि आज को छोड़ के कल से, या अगर आपको आज से ही शामिल करना है तो 31st डे बोला जाता है, ठीक है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझो आप। अगर मैं बोलूंगा कल से गिनना, अगर आपको कल से गिनना है तो 30 डेज लोगे आप, और अगर आपको आज से गिनना है तो आप 31st मतलब 31 दिन जो है आप यहाँ से काउंट कर लोगे और आपकी जो इनवॉइस डेट है वो बन जानी चाहिए, ओके गुड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है ये बताओ। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर है, मैंने आपको पहले ही चार्ट के थ्रू ये सारी बातें जो थी वो बता दी थी, ओके गुड। तो सर इसमें अभी देखो कुछ कॉमन बातें, क्या सर, कुछ कॉमन बातें जो कि आपकी सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में भी अप्लाई होती है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में भी अप्लाई होती है। तो वो कॉमन बातें मैं टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाने के बाद बताऊंगा। जैसे ये जो है वो कॉमन बातें हैं, ठीक है, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इन केस ऑफ वाउचर कब होगा,
टाइम ऑफ रेसिडुअल केस क्या होगा, इन्हेंसमेंट क्या होगा, फिर क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। और सेम यही जो बातें हैं प्रोविजन है ये इसके भी एंड में लिखी होती है, ठीक है। ये देखिए वाउचर वाला ट्रीटमेंट, ठीक है, रेसिडुअल केस, इन्हेंसमेंट इन वैल्यू, तो ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है, इसलिए मैं इसे एंड में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन मैंने क्या पढ़ाया है मैं उसको एक बार समराइज कर दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान पढ़ने पे ना हो कई बार, वरना फिर मुझे क्रिटिसाइज करेंगे आप कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। सर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपकी गलती, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे सर देखो टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई में हमने आज पढ़ा गुड्स के बारे में, सेक्शन 12 है इसके बारे में। सर इसमें दो चीजें हमें मेनली देखनी है, नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज। सर नॉर्मल चार्ज हमें सिखाता है कि इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इनवाइस में विच एवर इज जो अर्लियर होगा। लास्ट डेट ऑफ इनवाइस क्या होता है सर, 30 दिन के अंदर अंदर बना लेना नॉर्मल हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो 45 दिन आपको दिए जाते हैं। सर पेमेंट का केस नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 की वजह से अप्लीकेबल नहीं है। सर रिवर्स चार्ज के केस में आपको 3 चीजें बताई, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है सर, डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 31st डे ऑफ इनवाइस, जिस दिन आपका सप्लायर ने अपना इनवाइस जनरेट किया उसके 31 दिन के अंदर अंदर आप इसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लोगे, ठीक है। 31st डे ऑफ इनवाइस डेट, ठीक है, और विच एवर इज अर्लियर, इन तीनों में से जो होगा वो ले लेंगे। फिर एक चीज और आ जाती है कि मान लो अगर आप इन तीनों में कोई भी चीज रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, ना ये, तो आपकी बुक एंट्री में जो डेट होगी उससे हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। इस पार्ट में सर यही रिलेवेंट था। बाकी नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगेन चार्ट के साथ ही स्टार्ट करूंगा सर, पहले चार्ट एक बार रिकॉल करवाऊंगा आपका, फिर इस चैप्टर को हम अप करेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। सर एक ही बात कहूंगा, बहुत सारी बातें आप लोग कह देते हो लेकिन शायद कहीं ना कहीं थैंक्स बोलना भूल जाते हो सर। मैं अपनी खास बात बताऊं सर, देखो सर मैं आप बताता हूँ आपको। मान लो मैंने अपना एक टारगेट सेट किया कि मुझे 31 दिसंबर तक यहाँ तक पहुँचना है 2019, ठीक है, मैंने टारगेट सेट किया। तो मान लो 1 जनवरी अभी मेरा जो चल रहा है 1 जनवरी 2019 में, मुझे मान लो मेरी जो अभी बुक जो है वो जीएसटी की बुक अभी 700 अप्रोक्स जा रही है। तो अगर जब भी वो सेल होती है तो मैं पता है क्या बोलता हूँ, यहाँ जो मैंने टारगेट सेट किया है, ठीक है, टारगेट, मैं गॉड को बोलता हूँ थैंक्स गॉड मुझे मेरा टारगेट अचीव करवाने के लिए। हर एक सेल पे बोलता हूँ, 1 रुपए का भी अगर बेनिफिट होता है तो मैं बोलता हूँ, किसी एक इंसान का भी भला होता है तो मैं बोलता हूँ। मैं अपने पर्पस के लिए डेली बेसिस पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे गॉड को थैंक्स बोलता हूँ। तो सर इससे क्या होता है, मैं अपने काम को करने के लिए मोटिवेट रहता हूँ। बट आप लोगों को क्या होता है, भगवान कितना भी दे देगा आप कभी उसके लिए थैंक्स उन्हें नहीं बोलते। इसीलिए भगवान कहता है जब इसे दिए हुए की कोई वैल्यू नहीं है तो इसे एक्स्ट्रा देने का भी कोई फायदा नहीं है। आई होप मेरी बात आप सब लोग समझ पाएंगे। किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।